आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के अगले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In this chapter, we will be covering the following topics: introduction, magnetic field, electric motor, electric generator, and domestic electric circuits. Electric current and its effects. When electricity passes through an electric circuit, the changes that it may show in or around the electric circuit. These changes are known as electric current and its effects. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के आसपास, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट और अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन चेंजेस को बोला जाता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मेनली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स: मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? Basically, when electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. This is known as magnetic effect of electric current. जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में से, तो वो अपने आसपास में मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ये होता कैसे है? इसे प्रूव करने के लिए क्लास 7th में, अगर आपको याद हो, तो हमें एक एक्टिविटी करवाई गई थी जिसमें हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड को पियर्स किया था थ्रू अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में आ गए थे, जैसा कि हमें सामने वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आयरन को या किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? मैग्नेट की होती है। तो यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये कौन कौन से डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है? बेल्स में, मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफॉर्मर्स में, टेलीफोन एक्सेट्रा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन डेप्थ हम अपने फिजिक्स के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। दिस रिजल्ट्स इन इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने क्लास 8th में डिस्कस किया था। इसके अंदर जो हमारे कंडक्टर्स हैं, एक तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, एक बैड कंडक्टर्स होते हैं। यहां पे हम बैड कंडक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि वो सारे लिक्विड्स या वो सारे सॉल्यूशंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो कैसे होती है? दैट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमें सामने वाली डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। उन्हें हम इस सॉल्यूशन में डाल के इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है या ट्रांसफर कर जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और नेगेटिव वाली का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल है हमारे, जो बेसिक वाले पावर रिसोर्सेस हैं, उनमें ये जो है केमिकल इफेक्ट यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम अलग अलग मेटल्स के ऊपर एक अलग परत चढ़ाते हैं ताकि उनकी लाइफ बनी रहे या उनका शाइन बना रहे, उसमें भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि व्हेन
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के अंदर से फ्लो करता है तो वो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, दैट वायर गेट्स हीटेड। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में बदल रही है। जैसे हम लोग किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो बल्ब जब जलता है, बल्ब गेट्स हीटेड, दैट मीन्स कि उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हीट जनरेट हो रही है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? कुकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर हीटर्स में, इलेक्ट्रिक फायर्स के अंदर, आयरन्स के अंदर, केटल्स के अंदर, सोल्डरिंग आयरन के अंदर, ये सारी चीजें जो हैं जो कि बेसिकली किसी भी चीज को गर्म करने का काम करती हैं, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। हमने अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिए हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत कहां से हुई थी, या ये पता किसने लगाया था। हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड in 1820 discovered that a compass needle got deflected when current carrying conductor is placed nearby it. हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड नाम के एक फिजिसिस्ट ने 1820 में डिस्कवर किया कि जैसे ही कंपास नीडल को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लाया जाता है या उसके आसपास रखा जाता है तो उसकी कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अकॉर्डिंग टू हिम दिस डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा क्यों हुआ? उनके हिसाब से ये डिफ्लेक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ उस सर्किट में से एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड बना। इट वॉज कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में रिलेटेड हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारा मैग्नेट के बारे में अच्छे से समझना जरूरी है कि मैग्नेट क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ताकि हम इन्हें इजीली रिलेट कर पाएं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स के साथ जो कि इलेक्ट्रिक करंट में पोजेस होते हैं। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स होते क्या हैं या इनके बारे में हमें पता कब चला था? दे वर डिस्कवर्ड नियरली 4000 years ago इन मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नॉर्दर्न ग्रीस में एक जगह है जहां से हमारा सबसे पहला मैग्नेट डिस्कवर किया गया था। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मैग्नीस। ही वॉज अ ग्रीक शेपर्ड। While grazing his sheep, he carried a stick with an iron tip. हुआ क्या था, वो अपने शीप्स को ग्रेज करते वक्त यानी कि अपने भेड़ बकरियों को चराते वक्त अपने पास में एक स्टिक रखते थे जिसका जो टॉप वाला लेयर था वो आयरन टिप से बना हुआ था। One day his stick touched a black rock. He tried to remove it and it did not came off easily. एक दिन उनकी जो स्टिक है एक बड़े काले पत्थर के ऊपर टकरा गई और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की अपने स्टिक से तो वो इतनी आसानी से नहीं हटा। अब ये चीज उन्हें बहुत अजीब लगी। स्कॉलर्स रिसर्च्ड मोर अबाउट द रॉक एंड फाउंड दैट इट हैड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मेटल्स। स्कॉलर्स ने इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च की और ये पता लगाया कि इस पर्टिकुलर रॉक में मेटल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। दे नेम्ड द रॉक मैग्नेटाइट आफ्टर द नेम ऑफ शेपर्ड। शेपर्ड के नाम के हिसाब से इस रॉक का नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया। नाउ
What is a magnet? एक मैग्नेट होता क्या है? Magnet is any substance that has ability to attract iron, nickel, cobalt, basically any other type of metal, etc. The term magnet is derived from magnetite, which is an iron ore. मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है. मैग्नेट जो टर्म है इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट, जो कि एक आयरन ओर है. द फिनोमिना बाय विच मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. जैसे कि मैग्नेट्स किसी भी दूसरे मेटल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म बोलते हैं. अब मेटल्स जो हैं ये अलग अलग टाइप में, अलग अलग शेप्स में हमारे पास अवेलेबल हैं. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. बार मैग्नेट, जो कि एक बड़े से बार, एक बड़े से क्यूबॉइडल ब्लॉक में अवेलेबल होता है. रिंग मैग्नेट, जो एक रिंग के शेप में मौजूद होता है. डिस्क मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ओवल शेप्ड मैग्नेट, एक्सेट्रा. What are the different types of magnets? अब ये मैग्नेट्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं? मटेरियल्स के बेसिस पर अगर हम देखें, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है? सिंपल सी चीज है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. What are the two different types of magnets? अगर हम बात करें दो अलग अलग टाइप ऑफ मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट आर द टू कैटेगरीज ऑफ मैग्नेट्स. अब ये दोनों क्या हैं, इनके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड बाय मैन यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, whereas natural magnets are found in nature. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मैन मेड होते हैं, इन्हें बनाने के लिए अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं. वेयर एज नेचुरल जो मैग्नेट्स हैं ये नेचर के अंदर ही पाए जाते हैं. दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स, वेयर एज नेचुरल मैग्नेट्स दे आर वीकर एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स वीकर होते हैं. दे कैन बी टेम्परेरी or permanently changed, whereas natural magnets are always permanent magnets. Artificial magnets natural भी रह सकते हैं और permanent भी रह सकते हैं, whereas natural magnets जो हैं ये हमेशा permanent magnets रहते हैं. They are available in different shapes and sizes. Artificial magnets जो हैं ये अलग अलग shapes और अलग अलग sizes में पाए जाते हैं. They are available in the shapes and sizes as they occur in nature. नेचुरल मैग्नेट्स जैसा नेचर ने उन्हें शेप और साइज दिया है वैसे ही शेप और साइज में पाए जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मैग्नेट की. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. अ मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. पोल ऑफ मैग्नेट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ इज नॉर्थ सीकिंग पोल or north pole, whereas pole of magnet directed towards the south is south seeking pole or south pole. The property of magnet is used to find the directions by the device called magnetic compass. एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है. अगर उसे हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आके खड़ा हो जाएगा. अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा? जो भी पोल ऑफ मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा, दैट विल बी नॉर्थ पोल, वेयर एज द पोल विच विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स साउथ विल बी साउथ पोल. This property of magnet is used to find directions by people using magnetic compass. Magnetic compass के इस्तेमाल से इस प्रॉपर्टी से ही लोग डायरेक्शंस का पता लगाते हैं. जो भी सेलर ऑफ द शिप है दैट कैरीज दिस इंस्ट्रूमेंट
named magnetic compass along with them. वो हमेशा अपने साथ एक मैग्नेटिक कंपास जरूर रखते हैं ताकि वो डायरेक्शन के हिसाब से जगह के बारे में पता लगा सकें. अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या? मैग्नेटिक कंपास. Magnetic compass is a simple device used by pilots and navigators to find direction in which their aeroplane or ship is going. Magnetic compass वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पायलट्स और नेविगेटर्स इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कि उनकी शिप किस डायरेक्शन में जा रही है. It consists of a flat circular aluminum box at the base which are marked directions like north, south, east, west, etc. इसके अंदर फ्लैट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स होता है जो कि बेस में रहता है, वेयर एज ऊपर इसके डायरेक्शंस पॉइंटेड होती हैं, नेमली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक्सेट्रा. फ्रॉम द सेंटर a sharp needle rises and it is placed as a magnetic needle which completely free to move in any direction. सेंटर के अंदर एक शार्प नीडल होती है जिसे हम मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होती है. दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो लाइक पोल्स इन मैग्नेट रिपेल ईच अदर. Like poles are the poles that show same direction on both ends. Same pole of the two magnets repel each other. North pole of one magnet will repel the north pole, whereas south pole of the other magnet will attract the north pole. Generally क्या होता है कि जो पोल एक जैसे हैं, जैसे साउथ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल, और नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैग्नेट की एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक पोल्स विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक पोल्स आर द पोल्स दैट शो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन द बोथ एंड्स. अनलाइक पोल्स वो पोल होते हैं जो दोनों एंड्स पे अलग अलग डायरेक्शन शो करते हैं. द ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट पोल जो है दोनों मैग्नेट्स के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विल अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट. एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपेल particles. The area around a magnet in which effect of magnet can be experienced is called magnetic field. मैग्नेट की जो एबिलिटी है, जो खासियत या काबिलियत अगर हम बोल दें, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ या रिपेल करने की, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म. अब ये मैग्नेट जो है ये कितना भी एरिया कवर नहीं कर सकता. There is a certain limit to it. मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हुए उसके आसपास के कुछ एरिया के अंदर ही ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैग्नेट दिखा सकता है, एंड दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट्स कैन ईदर पुल और पुश ऑब्जेक्ट्स दैट एंटर देयर मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट क्या करता है? या तो उन्हें पुल करता है अपनी तरफ या अपने से दूर पुश करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर. वाई कंपास ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कंपास हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों पॉइंट करता है? मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. ये जो प्रॉपर्टी है कंपास की कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ बोला जाता है. इन दिस प्रॉपर्टी आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट विद मैग्नेटिक पोल्स नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल. इस प्रॉपर्टी के तहत हमारा अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट
के जैसा बिहेव करता है, ऐसे जैसे हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट लगा दिया गया हो, जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारा नॉर्थ है, वेयर एज ज्योग्राफिकल साउथ हमारा साउथ पोल है. South pole of this imaginary bar magnet is near geographical north pole, whereas north pole of the bar magnet is near geographical south pole. This phenomena states that our earth behaves like a huge bar magnet. क्या होता है, हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट प्लेस्ड है, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन इनमें डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं. अब ऑपोजिट डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, यानी कि जो मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पे बार मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन है, वेयर एज जो मेरा ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां पे मेरे बार मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन है. तो अगेन अगर हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएगा वापस. यस. Now, the south pole of this bar magnet is near the geographical north pole. यहाँ पे जो south pole है वो north pole के पास में है, whereas north pole जो है वो south pole के पास में है. If a magnet is freely suspended, it will come to rest at the north-south direction, and the north pole will finally point towards north, and the south pole will point towards south. Magnetization. There are two different types of magnets, temporary magnets and permanent magnets. The temporary magnets can retain their magnetic properties only for short period of time, whereas permanent magnets can retain their magnetic properties forever. Even if they are broken down into two different parts, they will still behave like a potential magnet. होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से हमारे पास दो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स हैं, द टेम्पररी मैग्नेट्स एंड द परमानेंट मैग्नेट्स. टेम्पररी मैग्नेट्स कौन से हैं, जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स. वेयर एज जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं ज्यादा समय के लिए या ज्यादा लंबे समय के लिए, दे आर permanent magnets. Electromagnetism. The magnet formed with the help of electricity is known as electromagnet. वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट ये मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है. The phenomena of producing magnetism due to electricity is known as electromagnetism. ये फिनोमिना जो है, ये जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म बनाते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की कील लेनी है, वाइंड अ कॉपर वायर अराउंड द नेल, उसके आसपास में एक कॉपर वायर लगा देंगे, एंड कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ कॉपर विद अ ड्राई सेल. एक सेल के साथ दोनों एंड्स ऑफ कॉपर को ज्वाइन कर देंगे. व्हाट वी विल सी, व्हेन द करंट विल पास थ्रू द नेल, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट इज पासिंग थ्रू इट. परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. Demagnetization. When magnet loses its power, it is demagnetized. And this process of losing the power by magnet is known as demagnetization. जब मैग्नेट अपनी पावर मेटल्स को अट्रैक्ट करने की लूज कर देता है, उस प्रोसेस को डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में तो बहुत सिंपल सी चीज है. अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काट दी, इलेक्ट्रिक करंट मिलना बंद हो गया, तो वो आगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो दैट विल बी डीमैग्नेटाइज्ड. अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो उनके केस में भी डीमैग्नेटाइजेशन होता है. कैसे? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हिटिंग विद अ हैमर, हीटिंग अबव द सर्टेन टेम्परेचर, नॉट स्टोरिंग द मैग्नेट्स प्रॉपरली. ये कुछ रीजंस हैं जो मैग्नेट के डीमैग्नेटाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं.
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड. It is quantity that has both direction and magnitude, hence it is a vector quantity. मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है मैग्नेट के आसपास का जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी. जनरली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स तीन तरीके के हैं: बार मैग्नेट, magnetic needle and magnetic compass. Magnetic field and magnetic field lines. The influence of force surrounding a magnet is called magnetic field. In the magnetic field, the force exerted by magnet can be detected using compass or any other magnet. The magnetic field is represented by magnetic field lines. अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट की जो फील्ड है वो कहाँ तक की है या फिर मैग्नेट की जो रीच है वो कितनी है? जनरली इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो शो करती हैं कि मैग्नेट जो है वो एट लास्ट यहां तक का ऑब्जेक्ट जो है अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट. जो भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं मैग्नेट के आसपास उन्हें हम फील्ड लाइंस बोलते हैं. ये कैसे बनती हैं? व्हेन iron fillings are allowed to settle around a bar magnet, they get arranged in a pattern which makes this magnetic field. Field line of magnet can also be detected using compass. Magnetic field is a vector quantity. It has both direction and magnitude. Direction of magnetic field lines. Outside the magnet, direction of field lines is taken from north pole to south pole. मैग्नेट के बाहर से इसकी जो फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. यानी कि जो फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही होती हैं. वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. जनरली अंदर से जब हम लेते हैं तो डायरेक्शन जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल नापी जाती है. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लोजर द लाइंस शो स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना पास में होंगी ये उतना ज्यादा स्ट्रेंथ शो करता है किसी भी मैग्नेट की. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड एट साउथ पोल. जैसा कि हमने डायरेक्शन में मेंशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुरू होते हैं नॉर्थ से लेकिन ये एंड कर जाते हैं साउथ पोल पे. दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स. ये कुछ क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं. दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक. ये पोल्स के आसपास में बहुत ज्यादा नियर होते हैं यानी कि पास में होती हैं. क्यों? क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. वेयर एज अपार्ट फ्रॉम पोल्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे आर सेपरेटेड. फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते. Why field lines of magnetic field never intersect with each other?
ये क्यों एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते? इट इज बिकॉज field lines of magnetic field would intersect if there are two directions of the magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शंस हों तब ही जो फील्ड लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एंड ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है. हेंस मैग्नेटिक फील्ड्स cannot meet at a point of intersection, that is impossible. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेने के बाद हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके के करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर कैसे बनता है. When electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around it. जब भी कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के आसपास, उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. अब वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न रहेगा वो डिपेंड करता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप के ऊपर. Different magnetic field patterns are produced by different current carrying conductors. इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि अ स्ट्रेट वायर, अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि अ सर्कुलर लूप, एंड अ सोलेनॉइड. इन तीनों के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जब करंट इनके अंदर से फ्लो करता है. सबसे पहले लेट्स डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, दैट इज वायर. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस अ वायर हैविंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट. ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है. अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा? The magnetic field will be generated in the direction of electric current flowing. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. अब हम लोग देख लेते हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करती है. सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना करंट उस सर्किट के अंदर से पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जितना स्ट्रॉन्गर करंट उसमें से फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा. यानी कि अगर करंट बढ़ा दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, और अगर कम कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर. वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस जो भी है मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगी हमेशा वायर के पास में, और जैसे जैसे दूर जाती जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये कम होती रहेगी. हाउ कैन वी फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाई जा सकती है? रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दो रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए. फर्स्ट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, सेकंड इज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. इफ direction of the current in a straight wire is known, then direction of magnetic field is produced and it is obtained by Maxwell's right hand thumb rule. अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल.
Maxwell's right hand thumb rule states that if you hold a current carrying straight wire in your hand in such a way that your thumb is stretched at the point of direction of current. मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है कि अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर को अपने हाथ में कुछ इस तरीके से होल्ड कर लें कि हमारा जो अंगूठा है, जो थंब है, वो वायर की तरफ पॉइंट कर रहा हो, यानी कि जिस तरफ वो करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ हमारा जो अंगूठा है उस तरफ हो, then the direction of curl of fingers will give the direction of magnetic field. This is also known as Maxwell's corkscrew rule. यानी कि जहां पे हमारी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल होंगी, मुड़ेंगी, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. इस रूल को हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं. अब हमें पता चल गया है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाता है. लेकिन अगर ये स्ट्रेट ना हो तो अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट ना होके एक लूप में है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? अगर हम इसके छोटे से हिस्से जो कि एक स्ट्रेट वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहे तो वी कैन. बट व्हाट अबाउट द अदर पोर्शन ऑफ द कॉइल? उसका कैसे पता चलेगा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थ्रू अ सर्कुलर लूप विच इज क्रिएटेड बाय सर्कुलर वायर. ये एक स्ट्रेट वायर है. अगर मैं इसे एक सर्कुलर लूप में बेंड कर दूं कुछ इस तरीके से एंड इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ऐसे केस में इस सिचुएशन के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का बनेगा? हमें क्या करना है कि हमें एक रेक्टेंगुलर बोर्ड के अंदर एक सर्कुलर कॉइल को लगाना है जिसके अंदर से हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे. और उसका नतीजा क्या होगा, आइए देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप. The magnetic field lines will be concentric circle at every point of current carrying circular loop. सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगी. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. अगर हम इस सर्कुलर लूप के हर एक हिस्से पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो हम सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्लेस अ कार्डबोर्ड इनसाइड द सर्कुलर लूप, स्ट्रक्चर लाइक दिस विल बी फॉर्म्ड. अगर हम एक कार्डबोर्ड को प्लेस कर दें और उसके अंदर इस सर्कुलर लूप को लगा दें तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं दैट विल बी our magnetic field. At the center of the circular loop, the magnetic field lines will be straight. सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो एकदम सीधी बनेगी, दैट विल बी स्ट्रेट. ईच सेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप. जिस डायरेक्शन में हमारा करंट कैरी किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे विद इन द लूप. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सेंटर के अंदर वो परपेंडिकुलर होगा उस कॉइल की जगह से. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस क्लिप बोर्ड या कार्डबोर्ड की बात करें तो सेंटर ऑफ circular coil and magnetic field generated under it will be perpendicular to the base, the cardboard. Factors affecting magnetic field due to circular loop. अब एक सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो किन किन चीजों के कारण
चेंज हो सकती है या कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. द मैग्नीट्यूड of magnetic field is directly proportional to magnitude of current through the loop. यानी कि जितना अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड्स का भी ज्यादा होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप. यानी कि जितना हम कम रेडियस रखेंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो कि सर्कुलर लूप के अंदर बन रहा है. For example, if we spread iron fillings all around the circular loop that we have created, we will find a structure of concentric circles just like this. Magnetic field lines will be in form of concentric circle around the corners जैसा कि आप देख पा रहे हैं. लेकिन at the center of this circular coil, the magnetic field lines are straight. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. दीज पैटर्न्स आर रैप्ड क्लोजली इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास जब हम कुछ सर्कुलर टर्न्स में कॉपर वायर लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं ताकि वो एक सिलेंडर का शेप ले लें, दैट इज अ सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू करंट कैरिंग बार मैग्नेट. जैसे कि बार मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज शो होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज सोलेनॉइड में भी शो होती हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field produced by current carrying solenoid depends on number of turns in a solenoid. जितने ज्यादा टर्न होंगे सोलेनॉइड के अंदर उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि हर एक टर्न बेसिकली एक सर्कुलर शेप लेता है, तो वो सर्कल्स जो है वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाते रहेंगे. तो जितने ज्यादा पैटर्न्स बनेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म शो होगा उस सोलेनॉइड के अंदर. स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन सोलेनॉइड. करंट की क्या स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड के अंदर? लार्जर द करंट इज पास्ड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज्यादा करंट पास किया जाता है उतना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड, उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. नेचर ऑफ कोर मटेरियल. यूज ऑफ आयरन रॉड as a core in solenoid produces the strongest magnetism. जिस भी कोर मटेरियल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा और डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. अगर हम आयरन कोर का मटेरियल इस्तेमाल करें दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलेनॉइड. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में फर्क क्या होता है? जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ वायर वाउंड इनटू द कॉइल, जिसका पर्पस होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना, which produces or generates a controlled magnetic field. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वेयर एज जो सोलेनॉइड है दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट. द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside the solenoid can be used to magnetize piece of magnetic materials like soft iron. ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड के अंदर, जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसे हम एक पोटेंशियल मैग्नेट की तरह बहुत सारी चीजों को मैग्नेटाइज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ वी यूज अ हैवी मटेरियल, अ हाईली इफेक्टिव मटेरियल इनसाइड द कॉइल, अगर हम कॉइल के अंदर एक सिंपल वायर की जगह कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल डालें जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन नेल, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.
the magnetic effect remains only to the current flowing through that solenoid. मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो उसी सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वहां तक ही रिमेन करता है. मतलब जब तक उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा वो तब तक ही एक पोटेंशियल मैग्नेट की तरह काम करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नाउडेज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन, लाउडस्पीकर्स एक्सेट्रा. ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो क्या वो किसी तरीके की फोर्स एक्सर्ट करता है? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force which is parallel to the magnetic field. जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के एकदम पैरेलल है. The force acting on a current carrying conductor is due to interaction between magnetic field produced by the current carrying conductor and the external magnetic field in which the conductor is placed. अब ऐसा क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि उस कंडक्टर के अंदर से प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसे बाहर से मिल रही है, जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं उस वजह से ये फोर्स जनरेट होती है. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. Direction of current. अब ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लगेगी, ये कौन कौन सी चीजें डिसाइड करती हैं? बेसिकली ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो असर करता है. डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल दें या रिवर्स कर दें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी जो फोर्स है कंडक्टर की दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो रिवर्स की जा सकती है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दूसरी ऐसी चीज जिससे फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे असर पड़ता है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कैन बी डन बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ पोल. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंटरचेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो हमारा जो करंट है उसमें जो फोर्स जनरेट होगा, जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा. फोर्स ऑफ द कंडक्टर इज मैक्सिमम when the direction of force is at right angle to the direction of magnetic field. ये फोर्स जो है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है ये मैक्सिमम तब होता है जब ये राइट एंगल पे हो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Fleming's left hand rule. The direction of force which acts on the current carrying conductor placed in magnetic field is given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule की मदद से ही हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और उसके हिसाब से फोर्स ऑफ कंडक्टर किस तरफ लग रहा है ये पता चलता है. इट स्टेट्स दैट फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इफ स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर such that the forefinger points towards the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then the thumb will point towards direction of force acting on the conductor. बहुत सिंपल सी चीज है. हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे थंब, हमारे फोर फिंगर और हमारे मिडिल फिंगर को इस तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं. अब ऐसे केस में हमारी फोर फिंगर जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, मिडिल फिंगर जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाएगी एंड हमारा थंब जो है ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाएगा. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि ये फोर्स जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे हाईएस्ट कब होता है, हाईएस्ट तब होता है जब ये राइट एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो. दैट इज द वेरी रीजन कि हम इन तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे. इलेक्ट्रिक मोटर. अब इस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली सबसे पहली डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर. अ मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस. रोटेटिंग डिवाइस मतलब डिवाइस विच रोटेट्स और मूव राउंड एंड राउंड, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये वो रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने में
मदद करती है। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एक्सेट्रा। ये इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल सजेस्टेड बाय मैरी एम्फियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैरी एम्फियर और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के हिसाब से काम करने वाली ये डिवाइस है। प्रिंसिपल ऑफ मोटर। मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड and current is passed through it, the force acts on the coil which rotates it continuously। अभी हमने force exerted on a current carrying conductor का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक मोटर को काम में लाया जाता है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस किया जाता है जो कि अपने मैग्नेटिक फील्ड से एक फोर्स जनरेट करता है व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। अब ये फोर्स ही इसके कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह है। अब ये कैसे होता है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम जरा बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, कि इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसके वर्किंग में मदद करते हैं। अ सिंपल मोटर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। अ पावर सप्लाई, मोस्टली डीसी फॉर सिंपल मोटर्स। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर मोस्टली दो तरीके के पावर सप्लाईज होते हैं, एसी एंड डीसी। अब ये दोनों क्या है और ये कैसे काम करते हैं हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जरा बात कर लेते हैं इसके बाकी के पार्ट्स की। फील्ड मैग्नेट, इट कुड बी अ परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। एन आर्मेचर और रोटेटर, अ कम्यूटेटर, ब्रशेस एंड एक्सेल। सबसे पहले पावर सोर्स। अ सिंपल मोटर यूजुअली हैज अ डीसी पावर सोर्स। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब कि सीधा इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है। इट सप्लाइज द पावर टू मोटर, आर्मेचर और फील्ड कॉइल्स। ये हमारे मोटर के अंदर आर्मेचर को और फील्ड कॉइल्स को पावर सप्लाई करता है। कम्यूटेटर, इट इज द रोटेटिंग डिवाइस ऑफ आर्मेचर कॉइल विद अ स्टेशनरी सर्किट। आर्मेचर कॉइल के अंदर कम्यूटेटर एक रोटेटिंग कॉइल होता है। Commutator is the rotating interface of armature coil with a stationary circuit। Commutator वो rotating interface है आर्मेचर का जिसके अंदर एक स्टेशनरी सर्किट होता है, यानी कि मोटर के अंदर बाकी के सारे हिस्से स्टेशनरी हैं। Commutator is the portion that keeps rotating। Field magnet, the magnetic field helps to produce a torque on rotating armature coil by the help of Fleming's left hand rule। अब हर एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कुछ फील्ड मैग्नेट्स लगाए जाते हैं ताकि इसके रोटेशन में जनरेट करने वाली फोर्स मिल पाए, वो टॉर्क मिल पाए, जिसकी एप्लीकेशन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से की जाती है। आर्मेचर कोर, इट होल्ड्स द आर्मेचर कॉइल इन प्लेस एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये आर्मेचर कॉइल को उसकी जगह पे होल्ड करके रखने में मदद करता है और उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आर्मेचर कॉइल, इट हेल्प्स द मोटर टू रन। मोटर आर्मेचर कॉइल की मदद से चलती है। ब्रशेस, इट इज द डिवाइस दैट कंडक्ट्स करंट बिटवीन स्टेशनरी वायर्स एंड मूविंग पार्ट्स, मोस्टली द रोटेटिंग शाफ्ट। ये वो डिवाइस है जो करंट को कंडक्ट करती है स्टेशनरी वायर्स और मूविंग पार्ट्स के बीच में से। इंसुलेटेड कॉपर वायर, अ रेक्टेंगुलर कॉइल वायर ABCD इसके अंदर प्लेस किया जाता है। Magnet poles, a magnet as placed above North Pole and South Pole, this creates the magnetic field। जो मैग्नेट इसके अंदर प्लेस किया जाता है वही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्लिट रिंग्स, इट एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेल, द स्प्लिट रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सेल विच कैन रोटेट फ्रीली। ये स्प्लिट रिंग्स एक्सेल के ऊपर प्लेस्ड होते हैं जो कि फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द वर्किंग ऑफ मोटर। In an electric motor, a rectangular coil is suspended between the two poles of magnetic field. The electric supply of the coil is connected with the commutator। किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख दिया जाता है और उन्हें कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज एक्चुअली कनेक्टेड विद कम्यूटेटर। अब होता क्या है, कम्यूटेटर इज अ डिवाइस
which reverses the direction of flow of electric current through a circuit. कम्यूटेटर एक ऐसे डिवाइस है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की रिवर्स कर देता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर. When electric current is supplied to the coil of electric motor, it gets deflected because of magnetic field. As it reaches the halfway, split rings which act as commutator reverse the direction of flow of electric current. This reversal of direction of current reverses the direction of forces acting on coil as well. क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर के कॉइल के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण डिफ्लेक्ट होता है. जैसे ही ये हाफ वे जाता है यानी कि आधा जाता है, स्प्लिट रिंग्स जो कम्यूटेटर का काम कर रहे हैं वो इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स कर देते हैं. अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रिवर्स होने के कारण इसके ऊपर जो भी फोर्स काम कर रही है उसका भी फ्लो रिवर्स हो जाता है. इसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है. नाउ एज वी कैन क्लियरली सी, बोथ द मैग्नेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. दोनों मैग्नेट्स को हमने एक दूसरे के आमने सामने रखा है, एंड दैट टू ऑपोजिट पोल्स आर फेसिंग ईच अदर. ऐसे केस में होगा क्या, इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल लीड टू अट्रैक्शन. अगर इनके बीच में हम कुछ भी छोटा सा, फॉर एग्जांपल अगर हम एक आयरन वायर रख देते हैं, दैट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फोर्स, दैट विल टेंड टू मूव टूवर्ड्स द फोर्स. सिमिलरली अगर हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी मूव करना शुरू कर देगा. अब अगला सवाल ये है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा. सिंपल सा जवाब है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. अब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो उस चीज का जवाब हमें मिलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम हमारी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, तो हमारी फोर्थ फिंगर जो है दैट विल शो मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज स्ट्राइकिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. उस कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है इस पिंक वायर के अंदर, एंड इसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है. यानी कि ये पिंक वाला जो पोर्शन है वायर का, दैट विल टेंड टू मूव अपवर्ड्स. सिमिलरली दूसरी साइड से भी लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, दैट पर्टिकुलर वायर इज बीइंग फोर्स्ड टू बी पुल्ड डाउनवर्ड्स. तो ये जो ब्लू कलर की वायर है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द वेरी रीजन कि जो मूवमेंट है वो हो पा रहा है मैग्नेट के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल का. अब ये मूवमेंट हाफ वे जाकर के रुक जाएगा. अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे करंट की डायरेक्शन जो है वो बदल गई है. जो वायर साउथ पोल के सामने थी अब वो वायर नॉर्थ पोल के सामने है, एंड साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ. तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन वापस से रिवर्स हो जाएगी. नाउ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट्स हाफ वे ऑन द बोथ साइड्स. दिस इज द रीजन why this rotation is known as half rotation. Force pushes the coil and it turns another half turn. जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चेंज आ रहा है वो कॉइल को पुश करता है, जिसकी मदद से दूसरा हाफ टर्न लिया जाता है. द कॉइल कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द एक्सेल. कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस कीप्स द मोटर इन रोटेशन. जो कॉइल है वो एक रोटेशन इसी प्रोसेस से, इसी मूवमेंट से पूरा करता है, और जब ये कंटिन्यूसली होता रहता है तब हमारी मोटर के अंदर ये रोटेशन होता है. इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. सम ऑफ देम आर listed below: drills, water pumps, hard disk drive, washing machine, industrial equipments, and even garden equipments, vehicles, medical equipments, pumps and compressors. All of these consist of electric motor. यानी कि अगर हम
क्लियरली ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे आसपास ही ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर के जैसे चलती हैं या इलेक्ट्रिक मोटर के एप्लीकेशंस पे काम करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Electromagnetic induction is the current produced because of voltage production that is due to electromotive force which occurs due to change in magnetic field. Electromagnetic induction वो करंट है जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के थ्रू बनाया जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है या परिवर्तन आता है. Electromagnetic induction was discovered by Michael Faraday in 1831 and James Clerk Maxwell mathematically described the Faraday's law of induction. 1831 में माइकल फेरेडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से पॉसिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन हैपन when a conductor is placed in a moving magnetic field. जब कंडक्टर एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है. या फिर कंडक्टर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. जैसा कि हम डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं, अगर हम बार मैग्नेट को मूव करते रहेंगे अराउंड अ सर्कुलर कॉइल, इट विल शो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस लिए शो हो रहा है? बिकॉज बार मैग्नेट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक बहुत ही हल्का सा करंट जनरेट हो रहा है which is known as induced current. Now this works on the principle of Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule is used to determine the direction of induced current. इस रूल की मदद से हम induced current की डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं. According to this rule, if we stretch our thumb, forefinger and center finger which is mutually perpendicular to each other, then our forefinger will point the direction of magnetic field, thumb will point the direction of motion of conductor and center finger will point the direction of induced current. सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम अपने थंब, अपने फोर फिंगर और अपने सेंटर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखें तो हमारा थंब मोशन दिखाएगा कंडक्टर का, हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी और हमारी सेंटर फिंगर इंड्यूस्ड करंट दिखाएगी. गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. गैल्वेनोमीटर is used for measuring small electric current. What are the ways to induce current in a circuit? एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? There are different methods by which electric current can be induced in a circuit. एक सर्किट के अंदर करंट को इंड्यूस करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला by moving the coil in magnetic field. अब ये दो तरीके से किया जा सकता है. या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, यानी कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगर हम मैग्नेट को मूव करते रहेंगे सर्कुलर लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहेगा. दिस इज अ वे टू जनरेट इंड्यूस्ड करंट. दूसरा तरीका ये है कि अगर हम सर्कुलर लूप को मूव करते रहें, यानी कि अब हम मैग्नेट को स्टिल रखें और सर्कुलर लूप को उसके आसपास मूव करते रहें, तो ये दोनों तरीकों से इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया जा सकता है. Second method to induce the current was by changing the magnetic field around nearby coil. अब इस केस में हमें दो सर्कुलर कॉइल्स को अरेंज करना पड़ेगा, जहां हमारा पहला कॉइल विल बी आवर प्राइमरी कॉइल, whereas coil 2 will be our secondary coil. Primary coil will be connected to a battery and secondary coil will be connected to a galvanometer. अब हम करेंगे क्या? हम पहले कॉइल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, एंड व्हेन विल कीप द अनदर कॉइल क्लोज टू इट वी विल सी द डिफ्लेक्शन इन द अदर कॉइल एज वेल. अब ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल. जैसे ही कॉइल 1 में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे तो उसके अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड से
कॉइल 2 में जाएंगी, जिस वजह से उसके अंदर से भी बहुत हल्की मात्रा में करंट जनरेट होगा, which would be visible by galvanometer. Electric motor, generator and transformers, all of them work on the principle of electromagnetic induction. इलेक्ट्रिक मोटर जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है, वहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑपोजिट वे में काम करता है. इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हम लोग बात करते हैं दो अलग अलग टाइप्स के करंट की, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. वेयर एज अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन बोथ द डायरेक्शंस, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भी. वोल्टेज की पोलैरिटी यानी कि वोल्टेज के सोर्स को जब हम ऑल्टरनेट कर देते हैं, इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट किया जाता है. अब ऑल्टरनेटिंग करंट आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. टाइप्स ऑफ जनरेटर. दो तरीके के जनरेटर्स होते हैं, AC generator that is alternating current generator and DC generator that is direct current generator. बेसिकली दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम फर्क समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी चीज ये है कि DC जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर्स प्रेजेंट होते हैं, AC जनरेटर के अंदर नहीं होते. AC जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स होते हैं, DC जनरेटर के अंदर नहीं होते. AC जनरेटर का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा सिंपल होता है बिकॉज ऑफ द स्प्लिट रिंग्स, एंड DC जनरेटर का डिजाइन हल्का सा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ स्लिप रिंग्स एंड कम्यूटेटर्स. AC जनरेटर के केस में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑफन रिवर्स होता है, वेयर एज DC जनरेटर के केस में इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. अगर कॉस्ट के मामले में बात की जाए तो AC जनरेटर्स जनरली हाई कॉस्ट के होते हैं, वेयर एज DC जनरेटर्स आर ऑफ लो कॉस्ट. मेंटेनेंस. AC जनरेटर्स को कम मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन DC जनरेटर्स को फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस चाहिए होता है. अब हम लोग बात करते हैं जनरेटर के कुछ पार्ट्स की. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फील्ड मैग्नेट. एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट दोनों तरफ लगाया जाता है विद ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्मेचर. आर्मेचर इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको हमने डायग्राम में ABCD करके लेबल किया है. दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स का मतलब है दो ब्रास के रिंग्स को इसके साथ में अटैच किया जाता है, विच आर लेबल्ड एज S1 एंड S2. These rings are connected to the both the ends of armature coil, जो कि इसको रोटेट करने में मदद करते हैं. ब्रशेस. ब्रशेस आर टू ग्रेफाइट रॉड्स जिन्हें हमने B1 एंड B2 की तरह लेबल किया है. B1 एंड B2 लेबल किया है इन द डायग्राम, which are kept against the slip rings S1 and S2. अब इन ब्रशेस का काम होता है इंड्यूस्ड करंट को जो कि आर्मेचर कॉइल के अंदर मौजूद है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंचाना. नाउ लेट्स डिस्कस वर्किंग ऑफ जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, the direction of induced current can be figured out by Fleming's right-hand rule, according to which if we place thumb, first finger and middle finger mutually perpendicular to each other, middle finger will point the direction of induced current. Two magnets are placed in front of each other with their opposite poles facing each other. Shape of these magnets is concave, due to which the flow of armature is possible. Armature moves because of the magnetic field generated between the poles, and due to this movement electromagnetic induction takes place, which can be easily experienced in galvanometer. This rotation
is later on transferred into the electric circuit, and hence mechanical energy is converted into electrical energy, and generators can be used to produce electricity. Domestic electric circuit. What is electricity? Electricity is most useful form of energy which can easily be converted into heat, light and sound energy. इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में. Today, electricity has become an essential part of our lives, and it is hard to imagine our life without it. Our households are full of electronic appliances such as electric bulb, electric bell, electric fan, iron, heater, refrigerator, washing machine, etc. आजकल हमारी जो लाइफ है वो इन अ वे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इट. अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आपके घर में, आपके आसपास में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही काम करती हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ है और हमारे घरों तक कहाँ से पहुँचती है. Supply of electricity in our households. This electricity comes from electric circuits. In our homes, either the overhead electric poles or the underground cables support the power supply flowing through the main supply. जनरली क्या होता है, हमारे घरों के आसपास में जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या फिर जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं वो पावर सप्लाई सपोर्ट करते हैं. This is the main supply that comes from a fixed organized channel which enables the supply of electricity in our houses. ये मेन सप्लाई से हमारे घरों तक एक पूरे फिक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड चैनल के अंदर से आती है. फॉर एग्जाम्पल, द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज जनरेटेड, इट इज ट्रांसफर्ड टू अ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर से फिर ये ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जाती है, वहां से ये सब स्टेशन यानी कि हर एक एरिया में जो छोटा सब स्टेशन होता है वहां पे आती है. वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है पोल्स के थ्रू जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज देम इन द वे वी वांट, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए हो. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. सबसे पहले तो वीव गॉट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स. द कलर कोड ऑफ वायर्स इज लाइव वायर विल बी रेड इन कलर, न्यूट्रल वायर विल बी ब्लैक इन कलर, अर्थ वायर विल बी ग्रीन. इतना ही नहीं, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 2 अलग टाइप के सर्किट्स भी मौजूद हैं. अगर आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, हमारे घरों में 2 तरीके के स्विचेस मौजूद हैं. एक जिनमें हम थोड़े से लाइट अप्लायंसेस चलाते हैं जैसे कि बल्ब, फैन, मोबाइल चार्जर्स एक्सेट्रा. वेयर एज दूसरे जिनके अंदर हम थोड़े से हैवी अप्लायंसेस चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा. जो लाइट अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दे आर नोन एज 5 एम्पियर स्विचेस, वेयर एज जो हैवी अप्लायंसेस के लिए यूज किए जाते हैं दे आर 15 एम्पियर स्विचेस. अब इन्हें लगाने का मकसद ये होता है कि जिस अप्लायंस को जितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत है उसे उतनी प्रोवाइड करवाई जाए. अब ये दोनों तरीके के स्विचेस हमारे हाउस सर्किट्स के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ स्विच. इसके साथ में लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर को मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है. लाइव वायर दैट इज डिनोटेड बाय रेड इन कलर, whereas neutral wire is black in color. And then the third wire, which is known as earth wire, is connected and it is placed underground with a metal plate. ग्रीन कलर की वायर से अर्थ वायर को डिनोट किया जाता है. बेसिकली इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता. इसका काम एक्सेस ऑफ करंट को नीचे अंडरग्राउंड पहुंचाने का होता है. नाउ हर एक रूम में अपने ये रिस्पेक्टिव स्विच बोर्ड्स होते हैं जिनके साथ में ये पूरा वायर्स का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ होता है. अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो कनेक्शन है ये कैसा होता है, ये सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है. चलिए एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज में हो तो. फॉर एग्जांपल, वी हैव अरेंज्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज लाइक दिस. अब अगर हमें ये पर्टिकुलर स्विच बोर्ड यूज करना है तो सीरीज में एक प्रॉब्लम है कि हमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो यहां से होते हुए जाएगा. दैट मीन्स कि अगर हमें ये पर्टिकुलर स्विच बोर्ड यूज करना है तो इस पर्टिकुलर स्विच बोर्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ये चलेगा तो ये भी साथ में चलता रहेगा. अब इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इफ
there is any fault in any of them, अगर इसमें या इसमें कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट है तो ये दोनों बंद हो जाएंगे. Both of them will be turned off. So in our domestic electric circuits, सीरीज के अंदर यूज ना करते हुए हम अरेंजमेंट्स को पैरेलल यूज करते हैं. लाइक दिस, the arrangements are placed parallel to each other ताकि सबको अपना एक रेस्पेक्टिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे जिसे हम अपनी मर्जी से मेक और ब्रेक कर पाए. Now all these three circuits are attached with an earth wire and the live wire is attached with a fuse. अब फ्यूज का यहां बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है तो हमारे अप्लायंसेस को उस ज्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फ्यूज कम्स इनटू द प्ले. तो फ्यूज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस. 5 एम्पियर करंट के लिए एक अलग फ्यूज होता है एंड 15 एम्पियर करंट के लिए एक अलग फ्यूज होता है. अब ये दोनों टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आर अरेंज्ड इन आवर सर्किट बॉक्स. आफ्टर दैट ये जो सारा अरेंजमेंट है, यहां पे छोटे स्विचेस जिनमें से 5 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है, वेयर एज बड़े स्विचेस जिनमें से 15 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू आर मीटर. अब उस मीटर के साथ भी हम एक फ्यूज को अरेंज कर सकते हैं ताकि उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई को यहां पे भी रोका जा सके. बेसिकली one more safety dimension is added to our circuits. Hence हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ओवरऑल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. This is a labeled diagram of our domestic electric circuit. तो चलिए अब एक एक करके लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर का पर्पस जान लेते हैं. लाइव वायर is connected directly to the generator or the power stations. Voltage of live wire is same as the main supply in India, that is 220 volts. Neutral wire returns the electricity to the generator by completing the circuit. Voltage of neutral wire is approximately 0. Earth wire does not carry any electricity. It is used to prevent people from getting shock. Since earth wire is not connected to electricity, the voltage is 0. Live wire वो वायर होती है जो जनरेटर्स के साथ जुड़ी हुई होती है पावर स्टेशन के. लाइव वायर के अंदर उतनी ही वोल्टेज आती है जितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे कंट्री में होती है, दैट इज 220 वोल्ट्स. न्यूट्रल वायर इलेक्ट्रिसिटी को वापस जनरेटर्स में भेजती है ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके. वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0. अगर हम बात करें अर्थ वायर की, तो अर्थ वायर कोई भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करती. ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का काम करती है ताकि लोगों को शॉक ना लगे. अर्थ वायर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती ही नहीं है, देन इट्स वोल्टेज इज 0. सो दिस इज व्हाट अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट लुक्स लाइक. इस तरीके से हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई देता है. व्हाई इज अर्थिंग रिक्वायर्ड इन आर डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट्स. हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट्स में अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडी of electronic appliances such as refrigerators, microwave, electric press, toaster, AC, etc. to the earth wire, which offers a low resistance conducting path of current, that is known as earthing. Earthing basically एक process होता है ऐसे appliances की जिनकी metallic body है, उनका resistance कम करने के लिए उनको एक wire से connect कर देना जो excess of current को सीधा path ग्राउंड में कैरी करती है. द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट लाइक कॉपर प्लेट बरिड डीप इन द अर्थ नियर आवर हाउसेस. ये अर्थ वायर जो है ये हमेशा मेटल प्लेट्स के साथ कनेक्टेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉपर की प्लेट हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बरी कर देते हैं अपने घरों के आसपास में. रोल ऑफ अर्थ वायर इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर. एक्सीडेंटली इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ करंट in any electronic appliance, it will be transferred to earth through the earth wire and it will protect the user to get an electric shock. अर्थ वायर एक सेफ्टी मेजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर किसी भी तरीके का लीकेज हो इलेक्ट्रिक करंट का और कोई ऑब्जेक्ट मेटेलिक बॉडी का हो तो यूजर को शॉक से प्रिवेंट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है. जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है
दैट इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ थ्रू अवर अर्थ वायर, हमारे अर्थ वायर से इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जो हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में फेस कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन पावर रेटिंग ऑफ द वायर। एक वायर के अंदर से कितना करंट पास हो सकता है वो उसकी पावर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही करंट जो उस वायर से जाता है उस लिमिट को एक्सीड करता है, उस सिचुएशन को ओवरलोडिंग बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में द वायर कैन बी हीटेड टू सच एक्सटेंट दैट द वायर कैचेस फायर। सो इस सिचुएशन को ओवरलोडिंग कहा जाता है एंड ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है अगर हम हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो। शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग मीन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर को न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है उस सिचुएशन को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। दिस हैपेंस व्हेन द इंस्टॉलेशन ऑफ वायर्स गेट डैमेज ड्यू टू पॉइंट ऑफ टाइम। जब वायर्स का जो इंस्टॉलेशन है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स बिकम वेरी स्मॉल विच लीड्स टू फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द वायर्स। जैसे ही ये दोनों वायर्स कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की सप्लाई से करंट आ रहा है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा अमाउंट का है, तो दैट फ्लोज डायरेक्टली इनटू आवर हाउसेस। दिस may result in heating of wires to such an extent that fire may be caused in the building. Now, as we can clearly see, जो भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू फ्लो होके अंडरग्राउंड उस मेटल प्लेट के अंदर चला जाता है। दिस इज वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरलोडिंग एज वेल एज शॉर्ट सर्किटिंग।